जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान जब से बना है तब से ही पाकिस्तान की सियासत की समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। बाज़ औक़ात हमें सियासत के जो बदलते हुए रंग हैं, ये उन्हीं लोगों से पता चलते हैं जो कि उन हलकों के करीब हैं, जो कि सियासत में मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामाई मोड़ क्रिएट करते हैं। लेकिन इस बार जो है वो हालात बहुत मुख्तलिफ़ हैं। उसकी एक छोटी-सी मिसाल यूँ कि पाकिस्तान की अगर हम सियासत में देखें और इदारे क्या सोच रहे हैं, इदारे क्या करना चाह रहे हैं, उनकी क्या पॉलिसी हो सकती है, इस हवाले से शेख रशीद साहब का जो बयान हुआ करता था वो बड़ा अहम होता था। और अक्सर औक़ात अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही होती थी कि यार ये आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो शेख रशीद का जो है वो इंटरव्यू सुन लें या उसके हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो सुन लें, तो कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता था कि हालात किस तरफ जाने लगे हैं और सियासत का ऊंट जो है ये किस करवट बैठेगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि गेट नंबर 9 की पैदावार कहने वाले साहब जो हैं, उनको बजाते खुद समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस बार चीजें जो हैं वो कुछ शर्तिया नए प्रिंटों के साथ जो है वो पेश करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सियासत में ऐसी तब्दीलियां रूनुमा हो गई हैं कि जिनको शायद अब देखने के लिए एक नहीं बल्कि 2 से 3 ऐनकों की जरूरत पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पत्थर पर लकीर करार दिए गए फैसले के बावजूद कभी मुल्क में ऐसी फिजा बनती दिखाई देती है कि आम इंतखाबात का इनकाद एक मरतबा फिर बेयकीनी की सूरत हाल से दो चार होता हुआ दिखाई देता है। और चंद ही घंटों के बाद अमरीकी और बरतानवी सफीरों की जब पाकिस्तान की सियासी क्यादत से मुलाकातें होती हैं तो एकदम से जो मंजरनामा है वो तब्दील होता हुआ नजर आता है। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से सैकड़ों नामजदगी फॉर्म मुस्तरद करके तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया जाता है। तो कभी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के जो आरओज हैं वो उन्हीं फैसलों को कालादम करार दे देते हैं और दोबारा से फिर उन्हीं लोगों को अहल करार दे दिया जाता है जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। नहले पर दहला तो ये होता है कि इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस ले लेता है, तो पेशावर हाईकोर्ट बहाल कर देती है। उसी अदालत आलिया का दूसरा बेंच उसी हुक्म इम्तना को वापस लेकर दोबारा से बल्ले का जो निशान है वो वापस ले लेता है। तो एक ही हाई कोर्ट एक वक्त में बल्ले का निशान जो है वो अलॉट करती है और वही हाई कोर्ट जो है वो फिर बल्ले का निशान वापस ले लेती है। अब इसके बाद सेनेट से इंतखाबात मुलतवी होने की करारदाद 8 फरवरी के इंतखाबात पर बिजली बनकर गिरती है। तो मौलाना फजलुर रहमान समेत कई रहनुमा जो हैं वो उसकी हिमायत करते हुए नजर आते हैं। अब उनका हिमायत करना जो है ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुल्क में ऐसे हलके मौजूद हैं जो इस वक्त इंतखाबात का इनकाद नहीं चाहते, मगर ऐसे ताकतवर हलके भी मौजूद हैं जो इंतखाबात में आने वाली बड़ी से बड़ी रुकावट को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के साथ साथ इंतखाबात का इनकाद इस वक्त भी बेयकीनी का शिकार है और इन दोनों की गैर यकीनी भी एक दूसरे की वजह से ही है। इंतखाबात के इनकाद के हवाले से कयास राइयों की एक और बड़ी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिवा मुल्क की बड़ी सियासी जमातों का ताहाल इंतखाबी मुहिम शुरू ना करना है। नून लीग इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अभी तक उन्होंने कोई जलसा नहीं किया। इसका मतलब यह है कि वो भी वेट एंड सी की पोजीशन में है कि शायद हो सकता है कि इंतखाबात जो है वो लेट हो जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक की जितनी भी सूरत हाल है इसमें कोई भी चीज वाजिया नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये ऊंट जो है ये किसी भी करवट बैठ सकता है। और जो माहिर नजूम और सितारा शनास हैं वो भी थोड़े से परेशान दिखाई देते हैं कि इस बार ये जो हाथ की लकीरें हैं ये शायद किसी और तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही हैं। और जो बंदा भी या जो कोई भी इस तमाम के तमाम मामलात को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, शायद इस बार उसके पास प्लान ए या बी नहीं है बल्कि प्लान ए बी सी डी है जो कि उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया और उसने सिर्फ अपनी जात तक महदूद रखा हुआ है। और जैसे ही उसको प्लान ए फेल होता हुआ नजर आता है तो वो प्लान बी की फाइल जो है वो बाहर निकाल लेता है। तो ये काफी जो एक रस्साकशी होती हुई नजर आ रही है इस ममलकत खुदादाद के अंदर। इसमें तमाम सियासी पार्टियां भी परेशान हैं, कुछ खुश हैं जब उनके हवाले से फैसला होता है, कुछ परेशान हो जाती हैं जब उनके खिलाफ फैसला होता है। लेकिन कोई समझ नहीं आ रही कि बेसिकली ये फैसला किसी के हक में है या किसी के मुखालिफ है। हो सकता है कि इस वक्त लम्हे मौजूद में जिनके खिलाफ हमें फैसला होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक 15 दिन या 20 दिन के बाद हम ये सोच रहे हों और कह रहे हों कि यार
یہ تو فیصلہ ان کے حق میں تھا، ہم تو کچھ اور ہی سمجھتے رہے۔ بہرحال مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی بھی یہ چہمگوئیاں جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ مسلم لیگ نون البتہ آنے والے چند روز میں عوام میں نکلنے جا رہی ہے۔ نون لیگ کی انتخابی مہم میں تاخیر کی بڑی وجہ ٹکٹوں کی تقسیم اور استحکام پاکستان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی قرار دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے انتخابی عمل پر مغرب کی نظریں بہت اہم ہیں۔ مغرب جو ہے یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا بن سکتی ہے۔ سب سے بڑی جو ایک انٹری ہوئی ہے اس موقع پر وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکی سفیر نے بلاول بھٹو زرداری جبکہ برطانوی ہائی کمشنر نے میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی اور برطانوی جو ہیں یہ دونوں مل کے کیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں۔ ان سفیروں نے ملاقات کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کا انعقاد پاکستان کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب باہر کے لوگ آگے بتانا شروع کر دیں کہ آپ کے ملک کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کچھ زیادہ خراب ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے کہ ان کو درست کیسے کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی لیڈرشپ جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد قومی دھارے اور سیاسی منظرنامے سے باہر ہو چکی ہے۔ چند پرانے ناموں کے علاوہ پی ٹی آئی نئے چہروں کے ساتھ امیدوار میدان میں لانا چاہتی ہے، اور اس کا اصل امتحان پولنگ والے دن ہوگا کہ جب 8 فروری کو اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو کیا یہ اپنے ووٹر کو باہر نکال پائیں گے۔ تحریک انصاف کے الیکشن میں ان یا آؤٹ ہونے کا معاملہ قانونی سے زیادہ جمہوری اور اخلاقی بن چکا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی قسمت کا فیصلہ اب عدالتوں اور الیکشن کمیشن کی بجائے عوام نے کرنا ہے۔ لیکن مسئلہ اس چیز کا ہے کہ جب بہت ساری بلکہ تقریباً اس وقت پاکستان میں جتنی بھی بڑی جماعتیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر ہم دیکھا جائے بھٹو صاحب کو دیکھ لیا جائے، نواز شریف صاحب کو دیکھ لیا جائے، عمران خان کو دیکھ لیا جائے تو یہ پیداوار تو ایک ہی جگہ کی ہیں، لیکن مسئلہ اس چیز کا ہے کہ کسی نے ان معاملات کو جلدی سنبھال لیا، کسی نے جلدی سمجھ لیا کہ کیا میرے لیے بہتر ہے اور کیا میرے لیے بہتر نہیں ہے، اور کسی نے بہت جلدی میں یہ سارے کام کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کام جو ہے وہ ان کو الٹا پڑ گئے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت ہمیں جو ہے وہ پابند سلاسل نظر آتے ہیں۔ شاید ان کی وہ تیزیاں اور ان کا جو ہے وہ بہت جلد تمام چیزوں کو زیر کر لینا اور ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوشش کرنا ہی شاید اس نقصان کا باعث بنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمام لوگوں کی نظریں 8 فروری کے انتخابات پر ہیں، لیکن ابھی بھی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آ رہے ہیں، ایک دن پتہ لگتا ہے کہ انتخابات ہوں گے، دوسرے دن سینٹ میں قرارداد آ جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 8 فروری کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ابھی تک صورتحال جو ہے وہ مکمل طور پر واضح نہیں ہے۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔